हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, डेली रात को 8 बजे पीटीटी और बीएसटीसी परीक्षा के लिए मॉडल पेपर दोस्तों, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें दोस्तों हम पढ़ते हैं राजस्थान जीके, इंडिया जीके, रीजनिंग, हिंदी और साथ में शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन। बिल्कुल दोस्तों, नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न जो कि आपको करवाए जाते हैं। एक बार जल्दी से अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। एक बार जल्दी से दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए जल्दी से सेशन को। देखो, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि दिया हुआ है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी जो कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है। ऑप्शन फर्स्ट जिन्होंने भी यहाँ पे कमेंट किया है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट हाड़ौती क्षेत्र। और दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित है। बताइए दोस्तों। देखो, 4 जिले हैं, 4 जिले हैं जो कि हाड़ौती क्षेत्र में है। देखो, मैं बता देता हूँ दोस्तों। फर्स्ट है यहाँ पे कोटा। लिखते जाना दोस्तों, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ में लिखते जाना। देखो, सेकंड नंबर पे है दोस्तों बारा, कोटा जिला, बारा जिला। थर्ड नंबर पे है झालावाड़, झालावाड़ जिला दोस्तों। और फोर्थ नंबर पे है दोस्तों बूंदी। ध्यान में रखना दोस्तों, ये 4 जिले जो कि हाड़ौती क्षेत्र में सम्मिलित है। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों, काली मिट्टी, काली मिट्टी भारत में कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती है। गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। ध्यान में रखना दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो कि कौन सी है। देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन लूनी नदी, चंबल नदी, माही नदी या घग्गर नदी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो कि चंबल नदी है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी जिन्होंने भी दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है। चंबल नदी जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों, चंबल नदी जो कि कहाँ पर है, कोटा में है दोस्तों। कोटा में है चंबल नदी। ध्यान में दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल भर बहने वाली नदी है और इसका उद्गम स्थान भी आपको ध्यान में रखना है। चंबल नदी का उद्गम स्थान भी एग्जाम में पूछा जाता है। चंबल नदी का दोस्तों उद्गम स्थान कौन सा है। इटावा है दोस्तों, इटावा, इटावा है इसका चंबल। दोस्तों, इसका इटावा जो कि उद्गम स्थान है कहाँ पर है, यूपी में है। कहाँ पर है, यूपी, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ध्यान में रखना। इसी के अलावा आपको दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी भी पता होनी चाहिए। भारत की क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इंडिया जीके के भी क्वेश्चन आते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी बताइए दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी जल्दी से कमेंट कीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा नदी है दोस्तों। ध्यान में रखना, गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए दोस्तों, जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली। जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, महाराणा प्रताप, बताइए दोस्तों, मेवाड़ राज्य की राजगद्दी कब संभाली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट कमेंट किया है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी। ध्यान में रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग का प्रतीक है। बताइए दोस्तों, केसरिया रंग जो कि किसका प्रतीक है। केसरिया रंग जो कि दोस्तों किसका प्रतीक है। बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, केसरिया रंग जो कि साहस और बलिदान का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कमेंट किया है, बिल्कुल राइट आंसर है। साहस और बलिदान जो कि केसरिया रंग का प्रतीक है। और दोस्तों, आपको पता होगा राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर दोस्तों केसरिया रंग होता है, बीच में कौन सा होता है, सफ़ेद रंग होता है। सफ़ेद रंग का दोस्तों प्रतीक बताइए जल्दी से। सफ़ेद रंग का प्रतीक बताइए जल्दी से। सफ़ेद रंग का प्रतीक शांति। ध्यान रखना दोस्तों, शांति का प्रतीक है सफ़ेद रंग, शांति का प्रतीक है। और दोस्तों, सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, हरा रंग होता है। हरा रंग दोस्तों जो कि किसका प्रतीक है, देश के विकास का।
विकास का प्रतीक है हरा रंग, ध्यान में रखना। विकास का प्रतीक कौन सा है? हरा रंग है। केसरिया रंग जो कि किसका प्रतीक है? साहस और बलिदान का। और सफ़ेद रंग जो कि शांति का प्रतीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है हाल ही में कि दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज जिसको सबसे पहले कब अपनाया गया था? बताइए, क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों 22 जुलाई 1947 को दोस्तों अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा दोस्तों अपनाया गया था, ध्यान में रखना। संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, ध्यान में रखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है जो कि अभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सभी के सभी दोस्तों, इसलिए सेशन को लास्ट तक देखना। आज का सेशन में दोस्तों आपको जरूर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है? बताइए दोस्तों, साक्षरता दर जो कि कितनी प्रतिशत है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। साक्षरता दर जो कि 76.04%, 76.04%। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। साक्षरता दर अभी वर्तमान में 76.04%, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों। 2021 की जनगणना के अनुसार अभी आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों ये बताइए कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता जो कि किस राज्य की है? सर्वाधिक साक्षरता जो कि किस राज्य की है? जल्दी से कमेंट कीजिए। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल दोस्तों, ध्यान में रखना। केरल राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे सबसे कम साक्षरता बताइए दोस्तों। सबसे कम साक्षरता जो कि कौन सा राज्य है? बिहार है दोस्तों, ध्यान में रखना। बिहार राज्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? देखो महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों दांडी यात्रा चलाई गई थी, जो कि कब चलाई गई थी दोस्तों? 12 मार्च, ध्यान में रखना दोस्तों। डेट भी एग्जाम में पूछा जाता है। 12 मार्च 1930 को दोस्तों ये दांडी यात्रा शुरू हुई थी। और कब तक चली थी दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, ध्यान में रखना। 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। और किस स्थान से प्रारंभ हुई थी ये आपको बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। साबरमती आश्रम गुजरात से। ऑप्शन ए जिन्होंने भी कमेंट किया है, जिन लोगों ने ऑप्शन ए कमेंट किया है बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए दोस्तों। भारत में हरित क्रांति जो कि किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हरित क्रांति दोस्तों जो कि किससे संबंधित है? देखो यहाँ पे खाद्य और कृषि उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। खाद्य और कृषि उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति, जिसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 1966 ईस्वी में हुई थी। 1966 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक बताइए दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के जनक, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के जनक, जल्दी से बताइए दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एम.एस. स्वामीनाथन, ध्यान रखना दोस्तों। एम.एस. स्वामीनाथन जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक है। इसके अलावा दोस्तों विश्व में बताइए दोस्तों। विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में बताइए दोस्तों जनक कौन है हरित क्रांति के? नॉर्मन ब्लॉक है दोस्तों, ध्यान में रखना। नॉर्मन ब्लॉक, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मन ब्लॉक जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक है। और भारत में कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और कृषि और खाद्य उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर? देखो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए।
जो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, देखो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। दिलवाड़ा मंदिर जो कि राजस्थान में माउंट आबू, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। और दिलवाड़ा मंदिर जो कि जैन मंदिर है, जो कि दोस्तों जैन मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर। ये क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जन सूचना पोर्टल जो कि कब प्रारंभ, कहाँ पे सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा भारत का प्रथम जन सूचना पोर्टल प्रारंभ किया गया था। बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी राजस्थान यहाँ पे कमेंट किया है, बहुत ही बढ़िया। राजस्थान में सबसे पहले जन सूचना पोर्टल जिसका प्रारंभ किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि दिया हुआ है, किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। बताइए दोस्तों, डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन है। दोस्तों कब घोषित किया गया था। देखो क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। जिन लोगों ने 2009 बताया है, बहुत ही बढ़िया। देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, गोडाउन को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान का राजकीय पक्षी जो कि कौन सा है, गोडाउन है। बताना है दोस्तों आपको किस वर्ष घोषित किया गया था। देखो यहाँ पे भी फिर से दोस्तों ईस्वी पूछी गई है। बताइए दोस्तों जल्दी से। 1981 ईस्वी में, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 कमेंट किया है, बहुत ही बढ़िया। 1981 में राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा था दोस्तों, गोडाउन है। इसको राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। और गोडाउन को दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। इसलिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखो किस खेल के लिए प्रसिद्ध ट्रॉफी थॉमस कप से पुरस्कृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो किस खेल के लिए प्रसिद्ध ट्रॉफी है दोस्तों, थॉमस कप से पुरस्कार किया जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर थॉमस कप जो कि दोस्तों किस खेल से संबंधित है, जल्दी से बताइए। बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी दोस्तों कौन सी है, संतोष ट्रॉफी। कौन सी है, संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों, ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सीके नायडू ट्रॉफी दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूँ। सीके नायडू ट्रॉफी जो कि किससे संबंधित है, बताया क्या आपको, क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। क्रिकेट से संबंधित है सीके नायडू ट्रॉफी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन जो कि थॉमस कप से संबंधित है। थॉमस कप के लिए दोस्तों संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में, देखो यहाँ पे दिया हुआ है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की वाव जो कि किस राज्य में स्थित है। रानी की वाव दोस्तों आपको पता होगा, रानी की वाव जो कि 100 रुपये के नोट के पीछे है दोस्तों, रानी की वाव का चित्र। देखो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। जल्दी से बताइए, गुजरात में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन 14 दिया है दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जल्दी से बताइए दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 कमेंट किया है, बहुत ही बढ़िया, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताइए दोस्तों।
सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों। सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो कि कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा है दोस्तों? हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। देखो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है, किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जो कि अब तक 4 बार लग चुका है। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जो कि अब तक कितनी बार लग चुका है? 4 बार लग चुका है। आपको बताना है, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें राजस्थान में किस वर्ष में राष्ट्रपति शासन लगा था? 1967 ईस्वी में दोस्तों। 1967 ईस्वी में सबसे पहली बार राष्ट्रीय शासन लगा था। ध्यान में रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? देखो कायलाना झील जो कि दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ध्यान में रखना, कायलाना झील जो कि जोधपुर में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह ने कायलाना झील का निर्माण करवाया था। देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और दोस्तों लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों। देखो इतने दिन यहाँ पे क्लास देख रहे हैं लेकिन लाइक करने वाले की संख्या बहुत ही कम है दोस्तों, जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम जो कि कौन सा था? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। राजस्थान विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पर है? जयपुर में है, इसका पुराना नाम कौन सा था? बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी, राजपूताना विश्वविद्यालय बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? जल्दी से बता दीजिए, क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा? कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था दोस्तों? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए जो कि राइट आंसर है, बौद्ध धर्म। ध्यान में रखना दोस्तों। और कलिंग दोस्तों, कलिंग आपको ध्यान में रखना है, उड़ीसा का पूर्व नाम था। उड़ीसा का दोस्तों पहले नाम क्या था? कलिंग था। ध्यान में रखना। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, 261 ईसा पूर्व है, 261 ईसा पूर्व दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था। ध्यान में रखना, 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ है, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास या बरकतुल्ला खान। जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन ए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ऑप्शन ए जिन्होंने कमेंट किया है बहुत ही बढ़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया दोस्तों जो कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे, जो कि दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद में बने थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए दोस्तों, असम में कौन सा नृत्य जो कि प्रसिद्ध है? देखो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, बिहू नृत्य दोस्तों जो कि कहाँ का है? असम का है। बिहू नृत्य जो कि कहाँ का है? असम का है। ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहू नृत्य पूछा जाता है, असम का नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों आपको कथकली और दोस्तों मोहिनीअट्टम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मोहिनीअट्टम और कथकली, ये दोस्तों ये कहाँ के नृत्य है? जल्दी से बताइए। मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ के नृत्य है? दोनों दोस्तों केरल के नृत्य हैं। ध्यान में रखना, दोनों केरल के नृत्य हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्रता के बाद में किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू की गई थी? स्वतंत्रता के बाद में बताया। देखो क्वेश्चन दोस्तों स्वतंत्रता के बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखा करो दोस्तों, क्वेश्चन को बाद में यहाँ पे आंसर दिया करो।
1951 ईस्वी में, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। 1951 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहली बार जनगणना की गई थी। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान का रेलवे नेटवर्क जो कि किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिम रेलवे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर पश्चिम रेलवे, जिन लोगों ने उत्तर पश्चिम रेलवे यहाँ पे कमेंट किया है, बहुत ही बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया था? उन्नीस सौ पिचहत्तर ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी 1975 ईस्वी में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो कि 1975 में गठित किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलन करते थे? जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 24। एक ही आंदोलन के नेता जो कि दोस्तों मोतीलाल तेजावत थे। मोतीलाल तेजावत जो कि एक ही आंदोलन के नेता थे। और दोस्तों 1920 ईस्वी में, ध्यान रखना 1920 ईस्वी में दोस्तों एक ही आंदोलन जो कि शुरू हुआ था। और आदिवासियों के मसीहा भी इन्हें कहा जाता है। आदिवासियों के दोस्तों मसीहा भी इन्हें कहा जाता है। आदिवासियों के मसीहा भी दोस्तों इन्हें बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन 25, जून 2020 तक राजस्थान की वर्तमान सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री कौन है? देखो दोस्तों, अगर आपने अभी राजस्थान की दोस्तों कोई एग्जाम दी है तो आपको पता होगा इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन, राजस्थान की वर्तमान सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री जो कि कौन है? शांति कुमार धारीवाल। ऑप्शन ए जिन्होंने कमेंट किया है, बहुत ही बढ़िया, शांति कुमार धारीवाल जो कि राइट आंसर है, जो कि दोस्तों शहरी विकास और आवास मंत्री है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत में कौन सा राज्य है? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, राजस्थान जो कि बाजरा उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है। राजस्थान जो कि बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसके स्थान पर किया गया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो कि कहाँ पर है? भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में है। इसका नामकरण जो कि किसके नाम पर किया गया था? देखो यहाँ पे राइट आंसर बताना है आपको, क्या होगा? शिव मंदिर के नाम पर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, शिव मंदिर के नाम पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? जल्दी से बताइए दोस्तों, करंट अफेयर के क्वेश्चन है। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पता होना चाहिए दोस्तों आपको। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल बताना है दोस्तों, राजस्थान के राज्यपाल जो कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश के, ध्यान में रखना, हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे राजस्थान के राज्यपाल जो कि कौन है वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल? कलराज मिश्र है दोस्तों। कलराज मिश्र है जो कि राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल है, जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो कि कौन सी थी? जल्दी से कमेंट कीजिए। देखो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, विराट नगरी, शक्तिमती, पाटन या उज्जैनी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, विराट नगरी जो कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी।
इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों मत्स्य संघ, मत्स्य संघ भी आपको ध्यान में रखना है। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ दोस्तों जो कि राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण था। राजस्थान का एकीकरण का दोस्तों प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। ध्यान में रखना, मत्स्य चरण की स्थापना हुई थी मत्स्य संघ की। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यता संख्या कितनी निर्धारित की गई है? भारत के संविधान के द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या जो कि कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, 552। 552 लोकसभा की अधिकतम सदस्यता जो कि निर्धारित की गई है। और वर्तमान में कितनी सदस्य हैं लोकसभा में, यह भी आपको बताना है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों। वर्तमान में लोकसभा में सदस्य बताना है आपको, कितने सदस्य है? 545 सदस्य है दोस्तों, 545 सदस्य है। इसके अलावा दोस्तों आपको राज्यसभा के भी ध्यान में रखना है कि राज्यसभा में कितनी सदस्यता निर्धारित की गई थी। राज्यसभा का दोस्तों अगर क्वेश्चन आए, राज्यसभा में कितनी सदस्यता निर्धारित की गई थी? 250 दोस्तों, 250 सदस्यता निर्धारित की गई थी। और वर्तमान में कितने सदस्य है? वर्तमान में बताइए दोस्तों, वर्तमान में कितने सदस्य है राज्यसभा में? 245 है। 245 सदस्य, ध्यान रखना दोस्तों। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 31 जो कि दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, यहाँ पे देखो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। बताइए नंबर सीरीज में देखो एक क्वेश्चन कैसे होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 31। और सेशन को लास्ट तक देखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, पीटीटी और बीएसटीसी का पूरा पेपर दोस्तों, जो कि जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस सेशन में करवाते हैं। देखो दिया हुआ है यहाँ पे 1, उसके बाद में दिया हुआ है 9। देखो यहाँ पे डिफरेंस चेक कीजिए, आप इनका डिफरेंस चेक कीजिए जल्दी से। देखो दिया हुआ है 1, उसके बाद में 2 दिया हुआ है, उसके बाद में 9, उसके बाद में 28 और लास्ट में यहाँ पे 65। और यहाँ पे आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। देखो इनका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो 1 का डिफरेंस, यहाँ पे देखिए 7 का डिफरेंस। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का है? 19 का है। इसके अलावा देखो यहाँ पे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए डिफरेंस, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा देखो, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1, 7, 19 और 37 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर जो कि दोस्तों क्या होगा? देखिए दोस्तों इस प्रकार से नहीं बनेगा, ये इस प्रकार से नहीं बनने वाला। तो फिर कैसे होगा दोस्तों? देखो 1, उसके बाद में 2 आ रहा है, उसके बाद में 9 आ रहा है, फिर 28 और फिर 65। अब देखिए दोस्तों 1 जो कि किसका स्क्वायर होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। लेकिन दोस्तों 2 किसका स्क्वायर होता है? 2 जो कि दोस्तों देखो इस क्वेश्चन को दोस्तों स्क्वायर बेस भी नहीं होगा। देखो क्यूब बेस करते हैं। जीरो का क्यूब दोस्तों +1 कर दो, +1 करोगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार देखिए 1 का क्यूब +1 कर दोगे तो दोस्तों 2 आ जाएगा। देखिए 2 का क्यूब कीजिए, +1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 28 जो कि 3 का क्यूब कीजिए, 3 का क्यूब +1 कर दीजिए, 28 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखो 65 जो कि 4 का क्यूब करोगे +1 कर दोगे। देखो 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 64 होता है, 64 + 1 65। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 0, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, फिर 3 और फिर बाद में 4। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? 5 का क्यूब हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 125 होता है। और 125 में आपको क्या करना है? +1 करना है, जैसे कि दोस्तों इन सभी में कर रहे हैं। देखो +1 करोगे तो 126 बनेगा, 126 जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, 126 जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन 32 जो कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आपको बताना है देखो मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में यहाँ पे रिलेशन चेक करना है, इनका वेन डायग्राम जो कि कैसे बनेगा। देखो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में मोबाइल और लैपटॉप दोनों शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में मोबाइल और लैपटॉप दोनों शामिल है। देखो इसका दोस्तों वेन डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं। देखो यहाँ पे दोस्तों ये तो क्या हो गया है? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के लिए डायग्राम बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के लिए ये डायग्राम हो गया। इसमें दोस्तों यहाँ पे मोबाइल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा?
लैपटॉप हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मोबाइल और लैपटॉप दोनों का संबंध नहीं है दोस्तों, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में मोबाइल भी आते हैं और लैपटॉप भी आते हैं। ऑप्शन डी जिन्होंने भी कमेंट किया है बहुत ही बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में दोस्तों नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन 33 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, 6 और उसके बाद में दिया हुआ है 11। देखो यहाँ पे डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, तो देखो 6 और 11 में डिफरेंस देखिए दोस्तों 5 का डिफरेंस है। इसी प्रकार देखो 11 और 23 में डिफरेंस देखिए, देखो 23 में से 11 आप कम कर दीजिए, घटा दीजिए। देखो यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर डिफरेंस 5 में से 3 जाएगा तो दोस्तों 2 और 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। देखो 5 और 7 12, 12 और 10 22। देखिए आगे डिफरेंस चेक कीजिए एक बार, 1 में से 5 मतलब 11 में से 5 आएगा तो दोस्तों 6 और 8 में से 4 जाएगा तो 4। देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो आप यहाँ पे कितना आएगा, 6 में से 2 घटाओगे तो 4 और यहाँ पे 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो कोई यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, मतलब इस प्रकार से नहीं होगा। मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 को दोस्तों आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 1 घटा दीजिए, ठीक है 1 घटाओगे तो दोस्तों 11 बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए 11 और 23 का डिफरेंस, 11 को क्या करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो दोस्तों 22 आ जाएगा। 22 में +1 कर दोगे तो 23 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो 23 से 45 कैसे बनाओगे, 23 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 46 आता है और 46 में से -1 कर देना। देखो 45 आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 2 -1 इंटू 2 +1 फिर से इंटू 2 -1। अब देखो इंटू 2 +1 हो सकता है। देखो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा, 90 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा दोस्तों 91 आएगा। अब देखो 91 को क्या करोगे आप, 91 को क्या करोगे दोस्तों इंटू 2 कर देना। इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, इंटू 2 करके -1 कर देना। देखो इंटू 2 करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, 91 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 और 18, 182 में से आप 1 कम करोगे तो 181, 181 जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट जो कि राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। देखो इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन दिया हुआ हो आपको तो क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है और ट्राइंगल के अंदर दोस्तों एक संख्या है और ट्राइंगल के बाहर 3 संख्या है। देखो ये तीनों संख्या से दोस्तों 9 बनेगा, इन तीनों संख्या से 2 1 और 3 से 9 बनेगा। देखो इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों 2 और 1 3, 3 और 3 दोस्तों कितने हो गए 6 हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो 9 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 3 ऐड कर दीजिए। देखो एक बार कीजिए दोस्तों। देखो 5 और 3 8, 8 और 2 10। अब 10 में दोस्तों क्या ऐड करेंगे, 10 में 6 ऐड करेंगे। देखो ये ऐसा नहीं बनेगा। अब देखिए क्या करोगे, इनको क्या करना है आपको, एक बार इनको दोस्तों जोड़िए फिर से। देखो 2 और 1 3, 3 और 3 दोस्तों कितने में 3 और 3। देखो 3 और 3 को जोड़ना नहीं है आपको, क्या करना है 2 + 1 करना है। 2 और 1 को तो आपको क्या करना है जोड़ना है। देखो जोड़ने पे क्या आएगा 3 आएगा और 3 को दोस्तों आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। इस प्रकार देखिए यहाँ पे 5 और 3 को क्या करना है आपको जोड़ना है। देखो जोड़ने पे दोस्तों 8 बन जाएगा और 8 को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए 4 और 5 को जोड़िए एक बार। देखो 9 आ जाएगा और 9 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 9 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 देखिए, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। आपको बताना है फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या रिलेशन है। देखिए ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे बता रहा है, देखो सुरेश, देखो यहाँ पे बता रहा है सुरेश ने कहा यह मेरे, देखो सुरेश अपनी बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे दोस्तों सुरेश को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है इस ये बोल रहा है सुरेश की यह मेरे दादाजी। देखो यहाँ पे सुरेश के ये फादर हो गए और सुरेश के फादर ये इसके दादाजी हो गए। इसके इकलौते पुत्र दोस्तों जो कि कौन हुए, सुरेश के फादर हुए, की इकलौती पुत्री है जो कि दोस्तों सुरेश की क्या हो जाएगी,
सिस्टर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सुरेश की सिस्टर हो जाएगी। देखो आपको बताना है फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला, देखो यहाँ पे ये सुरेश की सिस्टर है, इसका सुरेश से क्या संबंध है, बहन है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 36 जो कि दिया हुआ है दोस्तों, 5 गांव PQRSOT एक रास्ते में इस प्रकार से स्थित है। देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है SQ के पूर्व की ओर है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। PS के दक्षिण की ओर है, TQ के उत्तर की ओर है, RP के पश्चिम की ओर है, तब SR के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है SQ के पूर्व की ओर है। देखो यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों S जो क्या है क्यू के दोस्तों पूर्व की ओर है। देखो पूर्व दिशा दोस्तों ये है, और इसके बाद में दिया हुआ है यहाँ पे PS के दक्षिण की ओर है। देखो S का दक्षिण कौन सा हुआ दोस्तों, ये हो गया। यहाँ पे कौन है, P है। ठीक है, या आगे दिया हुआ है T जो कि Q के उत्तर दिशा की ओर है। देखो यहाँ पे Q है और Q के उत्तर दिशा में दोस्तों कौन है, P है। आगे दिया हुआ है R P के पश्चिम की ओर है, R जो कि P के पश्चिम की ओर है दोस्तों, ये यहाँ पे दिया हुआ है। देखो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है R जो कि P के पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों R है। तो आपको बताना है S R के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। S जो कि R के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है, यह आपको दोस्तों बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे P लिख दिया और यहाँ पे भी P लिख दिया, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई। फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे दिया हुआ है SQ के पूर्व की ओर है। देखो S है जो कि क्या है, Q के पूर्व की ओर है। देखो यहाँ पे Q है और यहाँ पे S है। ठीक है, Q के पूर्व की ओर कौन है, S है। आगे दिया हुआ है PS के दक्षिण की ओर है, S के दक्षिण की ओर देखो यहाँ पे P है दोस्तों। आगे दिया हुआ है T जो कि Q के उत्तर की ओर है, Q के उत्तर की ओर दोस्तों कौन है, T है। आगे दिया हुआ है R P के पश्चिम की ओर है। देखो P के पश्चिम दोस्तों यहाँ पे R हो जाएगा। आपको बताना है तब S R के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है S और यहाँ पे दिया हुआ है R, तो R के सापेक्ष S जो कि कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। यह दिशा दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को एक बार चेक भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन को एक बार चेक भी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्वाड्रेटिक से बनने वाला शब्द कौन सा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले शब्द देखिए, यहाँ पे अल्फ़ाबेट चेक करना है आपको। अल्फ़ाबेट में दिया हुआ है QUADRATIC। आपको बताना है इससे बनने वाला शब्द ऑप्शन में क्या होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एस दिया हुआ है जो कि इस वाले शब्द में नहीं है। इसके अलावा देखो आगे बात करते हैं तो इसमें दोस्तों देखो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें डबल बार सी आ रहा है और यहाँ पे एक ही बार सी है। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आर जो कि 2 बार आ रहा है और शब्द में ओनली एक बार ही दिया गया है। बाकी दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट जो कि हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट जो कि हो जाएगा, चेक कर लेना दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट जो कि राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में आपको देखो कोडिंग और डिकोडिंग का अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 38। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है GEM, यहाँ पे लिखा हुआ है GEM, जिसको क्या लिखा जा रहा है, NJ और Z लिखा जा रहा है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ GEM को क्या लिखा जा रहा है, NJ और Z। देखो जी की पहले वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, ई की पहले वैल्यू 5 होती है और एम की पहले वैल्यू जो कि 13 होती है। इसके अलावा एन की पहले वैल्यू जो कि कितनी है, 14 है। इसके अलावा दोस्तों जे की पहले वैल्यू 10 है, बाकी जेड की पहले वैल्यू 26 है। देखिए यहाँ पे दोस्तों 7 का डबल कितना होता है, 14 होता है। 7 का दोस्तों डबल या 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 14 हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। एम को 13 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 26 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले इस वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। देखो पहले इस वैल्यू से कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है के, आगे आई और उसके बाद में डी। इनकी पहले वैल्यू देखिए, के की पहले वैल्यू 11,
आई की पहले वैल्यू 9 और डी की पहले वैल्यू 4, इनका डबल कीजिए। इनको 2 से मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों 22, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 18 और लास्ट में इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 8 आएगा। देखो 22 नंबर पे कौन सी संख्या रहती है, 22 नंबर पे वी आता है दोस्तों। इसके अलावा 18 नंबर पे जो कि आर आता है, बाकी 8 नंबर पे एच आता है। देखो वी आर और एच, के आई डी के इक्वल क्या आएगा, वी आर और एच। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कमेंट किया है बहुत ही बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन 39 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 5 शब्दों पर विचार कीजिए। निर्णय कीजिए कि कौन सा अनुक्रम उन्हें वर्णमाला के क्रम में प्रस्तुत करता है। जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 39। देखो यहाँ पे 5 शब्द दिए हैं, यहाँ पे बताना है कि वर्णमाला के क्रम से कौन सा अनुक्रम उन्हें दोस्तों प्रस्तुत करता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। देखो यहाँ पे आपको देखना है अल्फ़ाबेट में सबसे पहला अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा, यहाँ पे सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 5। देखो यहाँ पे 5 में दिया हुआ है ए डबल एन और यहाँ पे दोस्तों ए डबल पी, बाकी ए डबल पी और ए डबल पी। देखो ए और एन जो कि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आएगा, मतलब 5 नंबर का सबसे पहले आएगा। 5 नंबर का जो कि ऑप्शन नंबर सी और डी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आगे देखिए ए डबल पी, यहाँ पे भी ए डबल पी, यहाँ पे भी ए डबल पी और ऑप्शन 4 में भी ए डबल पी। आगे देखिए 4th नंबर पे देखिए, यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया हुआ है आर, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों आर, इसके बाद में भी आर और यहाँ पे दिया हुआ है ओ। तो देखिए ओ जो कि सबसे पहले आता है। तो देखिए 5 के बाद में देखिए क्या आएगा, 5 के बाद में क्या आएगा, 5 के बाद में दोस्तों क्या आएगा, 4 नंबर का आएगा। ठीक है, 5 के बाद में 4 नंबर का जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 5 के बाद में 4। इस प्रकार से दोस्तों आप ऑप्शन को देख के क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकते हो। देखिए दोस्तों आगे की भी आप मिला सकते हो। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन 40 यहाँ पे दिया हुआ है, देखो गुणा का अर्थ दिया हुआ है माइनस, गुणा का अर्थ दोस्तों यहाँ पे बाकी दिया हुआ है, प्लस का अर्थ यहाँ पे भाग दिया हुआ है, माइनस का अर्थ यहाँ पे गुणा दिया हुआ है और भाग का अर्थ क्या है, प्लस है। आपको बताना है ये संख्या दी हुई है, यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हो तो सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है और उनके बीच के चिन्ह को आप वहाँ पे नहीं लिखेगो। देखो यहाँ पे गुणा का अर्थ क्या दिया है, माइनस है। देखो गुणा जो कि यहाँ पे स्थित है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। आगे दिया हुआ है प्लस का अर्थ क्या है, भाग है। देखो प्लस जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो देखो यहाँ पे हम भाग का चिन्ह लगा देंगे। इसके अलावा दिया हुआ है माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है। देखो यहाँ पे माइनस जो कि यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पे गुणा लगा देंगे। इसके अलावा दिया हुआ है भाग का अर्थ क्या है, प्लस है। देखो भाग जो कि यहाँ पर स्थित है, देखो यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो बोर्ड मास के अनुसार दोस्तों सोल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन सोल्व होता है, सबसे पहले डिवीजन सोल्व होता है। देखो 20 × 6 प्लस 55 में दोस्तों 11 का भाग लगाओगे तो 5 आएगा, -3 कर देना। अब देखो उसके बाद में क्या होता है, गुणा का चिन्ह दोस्तों सोल्व होता है। देखो 20 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 + 5 कर दीजिए, 120 + 5 -30 करोगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे 120 + 5 करोगे तो 125 और 125 में से आप 30 कम करोगे तो 95 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया है बिल्कुल राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन 41 में यहाँ पे देखो 2 पासिए दिए हुए हैं। आपको बताना है कि यदि दो जो कि तल में होगा तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। देखो यहाँ पे तल जो कि नीचे की बात हो रही है, आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे देखो 2 जो कि तल में होगा तो ऊपर कौन सी संख्या आएगी। देखो यहाँ पे 2 के अपोजिट संख्या जो कि आपको बताना है, 2 के अपोजिट संख्या जो कि आपको बताना है। देखो इस पासे में हम क्या करेंगे, कॉमन डिजिट देखिए एक बार, कॉमन डिजिट देखिए एक बार। देखो यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6, इसके अलावा यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे भी 3, तो बाकी बची हुई संख्या जो कि एक दूसरे के अपोजिट होगी। बाकी बची हुई संख्या जो कि यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 2। देखो 4 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी, देखो 4 जो कि शीर्ष पर होगी, 4 जो कि ऊपर होगी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4, बिल्कुल राइट आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया है बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन 42 जो कि घड़ी से दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 जो कि दोस्तों घड़ी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 42 आपको देखो पढ़ना है। एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच कोणों में से छोटे कोण की माप क्या होगी। आपको बताना है छोटे कोण की माप क्या होगी जब घड़ी में, देखो यहाँ पे टाइम बताया हुआ है 6:51 जो कि PM हो रहा है, शाम का समय हो रहा है दोस्तों। बताना है आपको यहाँ पे छोटे कोण की माप, छोटे कोण दोस्तों बताना है छोटे कोण का यहाँ पे मान क्या होगा। देखिए घड़ी का क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, जिनको भी आता है एक बार कमेंट कीजिए। और सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कीजिए एक बार, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। डेली दोस्तों ये सेशन जो कि कितने बजे आता है, 8 बजे आ जाता है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही सेशन में दोस्तों आपको काफ़ी क्वेश्चन जो कि यहाँ पे करवाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कैसे करेंगे। घड़ी का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कोण ज्ञात करना है। कोण ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, देखो लिख लेना, H इंटू 30 माइनस M/11/2। देखो ये फॉर्मूला होता है कोण ज्ञात करने के लिए। लिख लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखो फिर बाद में देखो यहाँ पे H जो कि दोस्तों घंटे को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, M जो कि मिनट को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे आपको घंटे की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे आपको मिनट की वैल्यू लिखनी है। देखो घंटे की वैल्यू कितनी है, 6 है। देखो यहाँ पे 6 इंटू क्या करोगे, 30 करोगे। आगे देखो यहाँ पे 51, क्योंकि दोस्तों 51 क्या है, यहाँ पे मिनट है। इसके अलावा 11/2 कर दीजिए। देखो कैसे हो गया दोस्तों, 6 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा। बाकी देखो 51 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 51 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों। देखो 51 और 51, ठीक है। यहाँ पे 1 6 और 5, 561 आ जाएगा। 561/2, 561/2 करोगे तो देखो यहाँ पे इनका LCM ले लीजिएगा। LCM ले होगे तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक बार। देखो यहाँ पे 180 माइनस 561/2 दोस्तों ये करेंगे तो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे तो आपको दिखाई नहीं देगा। 180 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360, 360 माइनस 561/2, याद रखना दोस्तों, 360 माइनस 561/2 ये दोस्तों हमारा आ रहा था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे संख्या नेगेटिव में आएगी। 561 में से आपको 360 घटा लेना है। देखो दोस्तों क्या बचेगा यहाँ पे, 1 और 0 और 2, 201/2, 201 में 2 का भाग लगाओ तो दोस्तों 100.5 आएगा। 100.5 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ दोस्तों छोटे कोण की माप क्या होगी, 100.5, 100.5 जो कि छोटे कोण की माप होगी। ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो स्क्रीन की वजह से दोस्तों आपको क्वेश्चन जो कि मैंने 2 पार्ट में यहाँ पे करवाया है। बाकी अगर आप समझ गए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कर सकते हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, आपको बताना है। देखो यहाँ पे आकृति दी हुई है, यहाँ पे आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो कि कितनी है आपको बताना है दोस्तों। देखो दोस्तों इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप देखो यहाँ पे मैंने कल भी बताया था कि त्रिभुज कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे 1 आप नोट कर दीजिए, यहाँ पे दोस्तों 1 आप नोट कर दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों 2 और 1 दोस्तों 3। तो यहाँ पे देखो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, इस आकृति में 3 त्रिभुज हो गए। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, इन सभी को जोड़ दीजिए दोस्तों। इन सभी को जोड़ेंगे तो दोस्तों 3 और 2 5 और 1 6। देखो 6 और 3, 9 त्रिभुज तो हो गए। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, और एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज ये बन रहा है। इसके अलावा एक त्रिभुज जो कि टोटल हो जाएगा। देखो 3 त्रिभुज अभी हमने आपको बता दिए हैं, मतलब 9 और 3 दोस्तों 12। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 त्रिभुज है, ध्यान में रखना 12 त्रिभुज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, आपको बताना है जल प्रतिबिंब। देखो ये आकृति दी हुई है, इसका जल प्रतिबिंब, ये दोस्तों आकृति दी हुई है, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा।
अब बताइए उल्टा जो कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, उल्टा जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका उल्टा कैसे बनेगा, इसका उल्टा दोस्तों जो कि कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे इसका उल्टा बन जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से दोस्तों इसका उल्टा बन जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो कि जल प्रतिबिंब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 45, क्वेश्चन नंबर 45 पे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है उद्यमकर्ता जिसका संबंध है मुनाफा से, उद्यमकर्ता का संबंध किससे है, मुनाफा से है। तो आपको बताना है विद्वान का संबंध किससे होगा। सभी को पता है उद्यमकर्ता जो कि मुनाफा यहाँ पे कमाता है, तो विद्वान क्या कमाता है, ज्ञान कमाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से एक बार क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। देखो लोकोक्ति दी हुई है यहाँ पे, इसका सही अर्थ बताना है आपको क्या होगा। जल्दी से दोस्तों एक बार कमेंट कीजिए, लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ना होने पर भी ढोंग करना, ऑप्शन डी जिन्होंने कमेंट किया है बिल्कुल राइट आंसर है, ना होने पर भी ढोंग करना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है, जल्दी से कमेंट कीजिए, किस वाक्य में है दोस्तों सकर्मक क्रिया। देखो यहाँ पे दिया हुआ है रामू सदा रोता रहता है, सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे हरीश छत पर है, थर्ड दिया हुआ है यहाँ पे माधव सोता है, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है चंदन ने सब्जी खरीदी। सबसे पहले तो दोस्तों आपको सकर्मक क्रिया का आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। देखो जिस वाक्य में क्रिया का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो कर्म, ध्यान में रखना दोस्तों, कर्म का यहाँ पे प्रधान है, कर्म का यहाँ पे क्या है दोस्तों, मेन चीज यहाँ पे क्या है, कर्म है। देखो यहाँ पे चंदन ने सब्जी खरीदी, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पे हरीश छत पर है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं हो रहा, माधव सोता है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं हो रहा, रामू सदा रोता है, देखो यहाँ पे भी कोई कर्म नहीं हो रहा, वह सदा रोता रहता है। देखो यहाँ पे चंदन ने सब्जी खरीदी, देखो यहाँ पे चंदन ने क्या की, सब्जी खरीदी, ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन 48 जो कि दिया हुआ है आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य का कर्तवाच्य में परिवर्तित रूप बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य का कर्तवाच्य में परिवर्तित रूप बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, कर्तवाच्य में परिवर्तित रूप, कर्तवाच्य वाक्य कौन सा होता है, सभी को पता होगा दोस्तों, कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, इसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, ध्यान में रखना, कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों इसमें। यहाँ पे देखो आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 अशुद्ध वाक्य छाटिए, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। अशुद्ध वाक्य देखो यहाँ पे दिया हुआ है सभा में सभी वर्ग के लोग थे, सभा में सभी वर्ग के लोग थे, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, ऑप्शन दिया सी दिया हुआ है इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है तुम अपनी किताबें ले आओ। जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा है। देखो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी कमेंट किया है बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है। यहाँ पे देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 49 में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य है दोस्तों इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, यहाँ पे दोस्तों ये दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। देखो यहाँ पे दिया हुआ है चरमोत्कर्ष, देखो यहाँ पे राइट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट है। यहाँ पे शुद्ध शब्द है दोस्तों चरमोत्कर्ष, जो कि इसके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, संज्ञा शब्द से बना विशेषण छाटिए। संज्ञा शब्द से बना विशेषण जो कि कौन सा होगा बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। संज्ञा शब्द से बना विशेषण देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट दुखी दिया हुआ है दोस्तों, दुखी देखो। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए बिकाऊ, ऑप्शन थर्ड देखिए भुलक्कड़, और ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा। देखो यहाँ पे दुख जो कि दोस्तों संज्ञा है, और दुखी संज्ञा की विशेषता बताने वाला, संज्ञा की विशेषता बताने वाला क्या होता है दोस्तों, विशेषण होता है। देखो यहाँ पे दुखी जो कि क्या है, विशेषण है। दुखी क्या है दोस्तों, विशेषण है। ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 51 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कांता और कांतार शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। कांता जो कि दोस्तों क्या है, सुंदर स्त्री, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा कांतार जो कि जंगल को बोला जाता है। देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्वेश्चन 53 में दिया हुआ है निम्नलिखित पद इक प्रत्यय से बने हैं। देखो यहाँ पे चारों ऑप्शन में बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन में इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ। कौन से ऑप्शन में, देखो सामाजिक में इक प्रत्यय है, सामाजिक में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। दैविक में भी इक प्रत्यय है। पक्षिक में दोस्तों इक प्रत्यय नहीं है, पक्षिक में दोस्तों इक प्रत्यय नहीं है। पैतृक में इक प्रत्यय है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन 54 का आपको बताना है अंक का अनेकार्थ शब्द समूह कौन सा होगा। अंक दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है अंक, इसका अनेकार्थक यहाँ पे दोस्तों इसका अनेक अर्थ यहाँ पे बन रहे हैं, बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन कौन सा राइट होगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय और कारण। देखो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय और कारण, जो कि दोस्तों अंक के क्या है, अनेकार्थक शब्द है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन 55 देखो यहाँ पे भीति, भीति शब्द, देखो यहाँ पे भीति जो कि दोस्तों ये वाला है, और भीति दोस्तों जो कि छोटा यहाँ पे भी, छोटा भी लिखा हुआ है। शब्द युग्म का सही अर्थ भेद बताना है आपको। देखो भीति किसे बोलता है दोस्तों, भीति किसे बोला जाता है, डर को बोला जाता है। इसी प्रकार भीति जो कि दीवार को बोला जाता है। देखो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कमेंट किया है बहुत ही बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन 56 दिया हुआ है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है। जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 56 काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो संज्ञा से बने हुए सब विशेषण, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी से बताइए। देखो क्वेश्चन को एक बार ऑप्शन को देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 56, विकल्प से सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, पौराणिक, मानवीय और लखनवी। देखो पौराणिक, मानवीय और लखनवी सभी दोस्तों संज्ञा से बने हुए शब्द है, जो कि दोस्तों विशेषण है, ध्यान में रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन 57 दिया है सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप बताइए। देखो यहाँ पे रेखांकित शब्द है महात्म्य, इसको दोस्तों किस प्रकार से लिखा जाता है, इसको दोस्तों किस प्रकार से लिखा जाता है। देखो यहाँ पे दोस्तों मैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैं, जो कि दोस्तों इसमें इस प्रकार से मैं आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे ए जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है आपको। आवश्यकता से ज़्यादा धन संपत्ति एकत्र न करना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या बोला जाता है दोस्तों, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना, अपरिग्रह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जिन लोगों ने कमेंट किया है बहुत ही बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास बताइए दोस्तों कौन सा होगा, कौन सा होगा। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नरसिंगा, नरसिम्हा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 60, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? किस समास में दोस्तों प्रथम पद जो कि प्रधान होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। देखो ऑप्शन दिया है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 60, प्रथम पद प्रधान जो कि कौन से समास में होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 61 शिक्षण अभिरुचि के दोस्तों क्वेश्चन जो कि आपको पता होगा 10 क्वेश्चन आपको डेली करवाते हैं, जिससे दोस्तों आपको एग्जाम पैटर्न भी पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि से पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों सभी को कमेंट करना है इन क्वेश्चन के, और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? सभी को पता होगा बच्चों का प्रथम अध्यापक जो कि उनके माता पिता होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, क्वेश्चन 62 दिया हुआ है, सीखने का मुख्य तत्व है। सीखने का मुख्य तत्व है जो कि सीखने की इच्छा है या अनुकूल परिवेश है, प्रेरणा है या ये सभी है? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62, देखो दोस्तों सभी है यहाँ पे, सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 63, अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। अभ्यास करने से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है या गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है? देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अभ्यास से दोस्तों याद भी हो सकता है, ज्ञान प्राप्त होता है। देखो ज्ञान थोड़ी प्राप्त होता है दोस्तों, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो कि दोस्तों यहाँ पे श्रेष्ठ हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने कमेंट किया है बहुत ही बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को क्या करना पड़ा हो? दोस्तों यहाँ पे देखो छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो या ये सभी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये सभी जो कि राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो कि किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की या धार्मिक शिक्षा की? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 अध्यापक के आदर्श चरित्र की दोस्तों यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक के आदर्श चरित्र की दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका कौन सी होती है? देखो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अध्यापक के आदर्श चरित्र की। देखो मैंने बता भी दिया है अध्यापक के आदर्श चरित्र की। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, क्वेश्चन 66 देखिए, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों का प्रदान करने के दृष्टिकोण से सबसे उत्तम है? देखो भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि या पाठ्य पुस्तक विधि? देखो आपको बताना है वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के लिए कौन सी विधि होगी? भ्रमण विधि होगी। भ्रमण विधि जो कि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण से उत्तम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 67, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या होता है? बालकों में साक्षरता बढ़ती है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ती है, देश में साक्षरता बढ़ती है या ये सभी? देखो यहाँ पे सभी होगा। देखो बालकों में साक्षरता बढ़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी, देश में भी साक्षरता बढ़ेगी, सभी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन 68 यह है, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करोगे? दोस्तों यहाँ पे टीचर की बात हो रही है, क्या करोगे दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। देखो बालक को दंड देना प्रारंभ कर दोगे? बिल्कुल दोस्तों नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। बालक पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी दोस्तों नहीं करेंगे, बालक पर ध्यान भी देना पड़ेगा। उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, लेकिन अभिभावक को सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे, अभिभावक को लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 68 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? जल्दी बताइए दोस्तों, सबसे दूषित परिणाम जो कि क्या होता है? शिक्षकों के बीच संघर्ष
देखो यहाँ पे शिक्षकों के बीच संघर्ष बात हो रही है दोस्तों, पढ़ लेना ध्यान से। देखो शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, या ऑप्शन डी दिया हुआ है प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। देखो यहाँ पे ऑप्शन डी तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रधानाध्यापक की बात नहीं हो रही। देखो यहाँ पे पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ये तो बिल्कुल दोस्तों क्रियाएं प्रभावित क्यों होगी। देखो यहाँ पे छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि छात्र जो कि शिक्षक के दोस्तों क्या होते हैं, शिक्षक दोस्तों छात्र उनके क्या करेंगे, शिक्षक है ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए दोस्तों शिक्षक जैसे करेंगे वैसे ही दोस्तों यहाँ पे छात्र करने लग जाएंगे, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, या शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 जिसका राइट आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता, ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो। इसी के साथ दोस्तों आप हमें टेलीग्राम पे भी दोस्तों फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे दोस्तों फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी दोस्तों लॉगिन स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है, ध्यान में रखना दोस्तों। अगर सेशन में दोस्तों पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली दोस्तों रात को 8 बजे क्लास आ जाती है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।